यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिर्न च बान्धवा न च विद्या गमोऽप्यस्यति वास्तत्र न कार्यतः। माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये वको यथा। यथा चतुर्भिः कनकं परीक्षते निर्घष्ण छेदनं तापड़ाड़न तथा चतुर्भिः पुरुषं परीक्षते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा। कश्चित् कश्चित् चिन्मित्रः न कश्चित् कश्चित् रिपुः अर्थस्त निर्बन्धन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। मूर्ख शिष्योपदेशेन दुष्टा स्त्री भरणेन च दुखित संप्रयोगेन पंडितो अप्यवय सीदते। कामधेनु गुना विद्या है काले फलदायिनी प्रवासे मात्र सदृशी विद्या गुप्त धनम स्मृतम। तो ये कुछ वाक्यांश हैं तक्षशिला के महान आचार्य चाणक्य के बारे में कि चाणक्य के द्वारा लिखी गई दो महान पुस्तक, जिसमें एक अर्थशास्त्र और दूसरी चाणक्य नीति है। अर्थशास्त्र पुस्तक से तत्कालीन भारत के राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य का पता लगता है, तथा दूसरी ओर चाणक्य ने किस प्रकार से व्यक्ति के मुख्य व्यवहार का वर्णन चाणक्य नीति में किया है। तो देखिए चाणक्य के बारे में कि चाणक्य का जन्म कहाँ हुआ। भारतीय इतिहास में चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य के बारे में जो स्रोत हैं वो विभिन्न जगहों से प्राप्त हुए हैं, जिनमें जैन, बौद्ध और ब्राह्मण साहित्य इनके जन्म को लेकर मतभेद की स्थिति में है। तो देखिए अगर हम बौद्ध साहित्य की बात करें तो 5वीं-6वीं शताब्दी में श्रीलंका में लिखित बौद्ध साहित्य की एक मुख्य पुस्तक महावंश, जो श्रीलंका के राजा महासेन के समय लिखी गई थी, इस पुस्तक के अनुसार ये पता लगता है कि चाणक्य का जन्म तक्षशिला में हुआ, और जिस समय तक्षशिला एक महत्वपूर्ण शहर था, और इसके पश्चात इनका पालन पोषण इनके पिता, जिनका नाम महर्षि चाणक्य है, उन्होंने किया, और उन्हीं ने अपने नाम के समकक्ष इनका नाम चाणक्य रखा। तो ये वाला उल्लेख जो है वो बौद्ध साहित्य में मिलता है। जबकि अगर हम जैन साहित्य की बात करें तो जैन साहित्य श्वेतांबर संप्रदाय की एक पुस्तक जो लगभग 12वीं शताब्दी में लिखी गई थी, परिशिष्ट पर्वन, जिसके लेखक हेमचंद्र हैं, यह पुस्तक एक पोइम है जो जैन धर्म का उल्लेख करती है, जैन धर्म के बारे में विवरण करती है। इस पुस्तक के अनुसार तक्षशिला के आचार्य चाणक्य, उनका जन्म दक्षिण भारत में गोल्ला नामक स्थान पे हुआ था। तो ये दूसरा मत था जैन साहित्य का। इसके अलावा अगर हम ब्राह्मण साहित्य की बात करें या फिर सामान्यतः स्थितियों की बात करें तो इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनका जन्म कुसुमपुर में ही हुआ। कुसुमपुर मतलब पाटलिपुत्र का पुराना नाम कुसुमपुर, या हम यूँ कहें कि पाटलिपुत्र के पास एक क्षेत्र है, उसका नाम कुसुमपुर है, वो पटना के क्षेत्र में ही आता है। तो वहाँ इनका जन्म हुआ था, और जब इनका जन्म हुआ था तो इनके मुंह में कंप्लीट दांत उग आए थे, जिसके बारे में ब्राह्मण ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि ये बालक बड़ा होकर बहुत बड़ा राजा बनेगा या फिर किसी को राजा बनाएगा।
अब सबसे बड़ा डिबेट था कि उस समय इनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, और जबकि ब्राह्मणों का मुख्य कार्य वेदों का अध्ययन पाठन पठन करना था। राजा मूलतः क्षत्रिय वंश के ही लोग बनते थे। तो ये वाली जो बात इनकी भविष्यवाणी से जुड़ी थी, तो लेटर ऑन इसको गलत साबित करने के लिए इनके पिता ने इनके मुंह के जितने दांत थे सबको तोड़ दिए थे, और बाद में ये विडंबना बना दी कि ये बड़ा होकर राजा नहीं बन सकता, लेकिन किसी भी व्यक्ति को राजा बना सकता है, और वो व्यक्ति इसके माध्यम से अपना राज्य को चलाएगा। और बचपन में ही ये बहुत ही तीव्र कुशाग्र बुद्धि के प्रतिभागी थे, जिनकी पूरी दीक्षा शिक्षा इनके पिता चाणक्य ने ही की थी। वेदों के बारे में इनकी बहुत गहरी अच्छी रुचि थी, और शुरू से ही इन्होंने राजनीति को लेकर बहुत अच्छी अच्छी बातें वेदों से सीखी और तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रवेश किया। तक्षशिला का जो इतिहास है वो काफ़ी पुराना इतिहास है, जिसके बारे में हमने एक अलग से वीडियो डिस्कस किया था। तो आप तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में, उसकी स्थापना और महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में उस पुराने वाले वीडियो को देखें, तक्षशिला विश्वविद्यालय वाले को, तो उसमें आपको पता लगेगा कि तक्षशिला का किस प्रकार से आविर्भाव हुआ है। तो तक्षशिला एक पूर्णतः नॉलेजेबल कॉलेज था, प्रैक्टिकल कॉलेज था, जिसमें डिग्री विग्री तो कुछ देते नहीं थे, और वो सीधे एज ए प्रैक्टिकल के रूप में नॉलेज देते थे। तो इस प्रकार से जब उत्तर पश्चिमी भारत में मगध साम्राज्य के समय ग्रीक आक्रमण हो रहे थे, तो उन आक्रमणों को देखकर तक्षशिला के गुरु चाणक्य ने एक बहुत बड़ी भारत के ऊपर संकट की घोषणा की। इनका मानना यह था कि ये जो ग्रीक शासक हैं, ये भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से अगर प्रवेश कर गए तो ये पूरे भारत पर राज करेंगे, और इनका मानना यह था कि किस प्रकार से इनको रोका जाए। और ये प्रोफेसर तो थे ही स्कूल के, कॉलेज के, और भारत की राष्ट्रीय एकता को एक सूत्र में बांधना चाहते थे, और इस पर्पज से ये मगध के राजा घनानंद के पास पहुँचे। ऐसा कहा जाता है कि जब ये घनानंद के वहाँ पहुँचे दरबार में, तो काफ़ी गुस्सैले स्वभाव के थे, और इनकी जो तस्वीर थी, इनकी जो शक्ल थी, वो उतनी अच्छी नहीं थी, और एक कुरूप रूप से ये दिखते थे। तो ये जाते ही सीधे सिंहासन के पास बैठ गए, जिसका स्थानीय शासकों ने, स्थानीय अधिकारियों ने वहाँ विरोध किया। और जब मगध के राजा घनानंद वहाँ पहुँचे तो इनकी बेइज्जती की गई, और ये अपनी बेइज्जती को सहन नहीं कर पाए, और तभी इन्होंने अपनी चोटी खोली, शिखा खोली, और घनानंद को श्राप दिया, और ये कहा कि मैं तुम्हारे सारे वंश को नष्ट कर दूंगा, और उसके बाद ही मैं अपनी चोटी को बांधूंगा। और इस प्रकार से ये कह के वहाँ से निकल आए। तो ये वाली जो कहानी है, ये कई सारी अनुश्रुतियों के माध्यम से गढ़ी गई है। इसके बारे में इतिहास क्लियरली व्याख्या नहीं करता है, एक स्पष्ट रूप से व्याख्या नहीं करता है, लेकिन कई सारे अनुश्रुति और जनश्रुतों के माध्यम से ये कहा जाता है कि शायद ऐसा ही हुआ था। और इनके चंद्रगुप्त और चाणक्य की कहानी को लिखने वाले भारतीय साहित्य की मुख्य पुस्तकों में जो हमने दो पुस्तकों का जिक्र किया, एक तो बौद्ध साहित्य की जो मुख्य पुस्तक है महावंश, जो कि एक जातक कथा है, पाली भाषा में लिखी गई थी, और दूसरी जो जैन साहित्य है परिशिष्ट पर्वन, जिसको हेमचंद्र ने 12वीं सदी में लिखा था। तो ये दोनों की दोनों पुस्तकें लगभग चंद्रगुप्त चाणक्य के 600-700 साल बाद लिखी गई थी। इसके अलावा चंद्रगुप्त की और चाणक्य की कहानी कश्मीर के साहित्य में भी देखने को मिलती है, और 11वीं सदी के आसपास संस्कृत भाषा में लिखी एक पुस्तक
जिसका नाम कथा सरित सागर है। इसके रचयिता सोमदेव हैं। इस पुस्तक में भी चंद्रगुप्त और चाणक्य की कहानी का वर्णन मिलता है। और इसी प्रकार से जो दूसरी कश्मीरी साहित्य है, वृहत कथा मंजरी, जिसके लेखक क्षेमेंद्र है, और इसकी रचना भी लगभग 11वीं सदी के आसपास हुई और संस्कृत भाषा में इसको लिखा गया था। इसके साथ ही जो एक संस्कृत का मुख्य नाटक है मुद्रा राक्षस, जिसके लेखक विशाखा दत्त है, इस कृति के बारे में कुछ फिक्स तिथि का उल्लेख नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि चौथी और छठी शताब्दी के बीच इसको लिखा गया था, क्योंकि कुछ जो एविडेंस मिले हैं विशाखा दत्त के बारे में वो लगभग गुप्त काल के समकालीन मिले हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय विशाखा दत्त की कहानियों का जिक्र होता है, तो हम यूँ एक मोटा सा आइडिया लगाएं तो ये कह सकते हैं कि चौथी 5वीं शताब्दी के आसपास विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की थी। और मुद्रा राक्षस में मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त और उनके गुरु चाणक्य के बारे में हमको वर्णन मिलता है। तो ये ऐतिहासिक कुछ पुस्तकें थी जिनको आप नोट करते रहिएगा, क्योंकि परीक्षाओं में कई बार सीधे सवाल आ जाते हैं कि कौन सी पुस्तक के रचयिता कौन है। और यहाँ तक कि जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स हैं उनमें उनकी तिथियों के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी सदी में ये किताब लिखी गई थी। जबकि जो नॉन यूपीएससी एग्ज़ाम्स हैं या सिविल सर्विस वाली जो एग्ज़ाम्स नहीं हैं उनमें भी इस प्रकार के प्रश्न सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, तो इनको आप नोट करिएगा। तो ये भारतीय इतिहास चंद्रगुप्त के बारे में बताता है। इसके बाद हम बात करते हैं चंद्रगुप्त के बारे में कि चंद्रगुप्त एक कबीले का राजा था, या हम यूँ कहें कि एक निम्न कुल में पैदा हुआ था, और उसके अंदर भी विलक्षण बुद्धि या फिर हम कहें कि एक लीडर वाली क्वालिटी विद्यमान थी। वह बालक बचपन से ही इतना होशियार था कि एक ग्रुप बनाकर उस पर वो अपना राज्य करता था, छोटे बच्चों पर ही। और इस प्रकार से ये जो राजकिलम खेल था, जब चंद्रगुप्त मौर्य की प्रसिद्धि आसपास के क्षेत्रों में हो रही थी कि एक बच्चा अभी से राजनीति को लेकर इतना श्रेष्ठ बन रहा है, तो आने वाले समय में जब चंद्रगुप्त मौर्य को गुरु चाणक्य ने देखा तो उन्होंने कहा कि ये बच्चा आगे बढ़कर एक महान सम्राट बन सकता है। तो इस प्रकार से वहाँ से चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को लिया और तक्षशिला स्कूल में पढ़ाया, उन्हें सारी शिक्षाएं दी और उसके बाद एक महान योद्धा बनाया। और जब सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ तो उसके वजह से भारत के आंतरिक क्षेत्रों पर जो अशांति फैल गई थी उसका पूरा फायदा गुरु चाणक्य ने उठाया और अपना बदला पूरा किया। और चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को एक निम्न वर्गीय क्षेत्र से उठाकर मगध का राजा बना दिया था, और इस प्रकार से मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की नींव पड़ती है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य काल के बारे में, और लगभग 3 से 4 वीडियो होंगे जो आपके मौर्यकालीन प्रशासन, मौर्यकालीन प्रमुख अधिकारी जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य है, साथ ही साथ बिंदुसार, सम्राट अशोक, इनका जिक्र करेंगे। तो इसमें अब केवल इतना नॉर्मली डिस्कस करेंगे। तो देखिए चाणक्य ने किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया, और उन्हीं के ये मुख्य संरक्षक भी रहे, या हम यूँ कहें कि उनके मुख्य प्राइम मिनिस्टर भी थे। और यहीं पर इन्होंने तक्षशिला में रहकर अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की, जो इकोनॉमिक की पुस्तक तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ उसमें राजनीति का काफ़ी सारा समावेश है। तो इस प्रकार से हम यूँ कह सकते हैं कि चाणक्य एक महान प्राचार्य तो थे ही, इसके साथ ही साथ एक महान दार्शनिक, एक महान अर्थशास्त्री, एक महान न्यायविद और एक रॉयल एडवाइज़र के रूप में उनकी छवि देखने को मिलती है।
अर्थशास्त्र की रचना लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व से मानी जाती है कि वहाँ से उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे इन्होंने राजा के बारे में और राज्य के प्रशासन के बारे में कई सारे खंडों में एक पुस्तक को लिखा, या हम यूँ कह सकते हैं कि ताड़ के पत्रों पर संस्कृत लिपियों के माध्यम से इसको लिखा और एक बड़ी सी बुक बनकर वो तैयार हुई, जिसमें लगभग 15 चैप्टर के आसपास थे, या हम यूँ कहेंगे 15 भाग थे, उसके 15 अधिकरण थे। इस पुस्तक की खोज 1904 में राम शास्त्री द्वारा की गई और उन्होंने देखा कि ताड़ के पत्रों पर एक ग्रंथ लिपि लिखी हुई है। जब इसको पढ़ने का प्रयास किया तो इसके 5 साल बाद 1909 में संस्कृत भाषा के लिखे हुए शब्दों का सही अर्थ कर पाए। तो इस प्रकार से ये 1909 में प्रकाशित हुई और इंग्लिश में इसको 1915 में प्रकाशित किया गया। ताड़ के पत्रों पर इस पुस्तक को जब लिखा हुआ देखा गया तो इसमें लगभग 15 अधिकरण के आसपास थे, कि ये 15 कंटेंट में बटी हुई थी, या हम इसको यूँ कहें कि 15 इसके भाग थे, जिसमें पहले भाग में राजा के बारे में लिखा हुआ था, जिसमें राजा अपने मंत्रियों का प्रशिक्षण किस प्रकार से दे, मंत्रियों की नियुक्ति और राज्य के जो मुख्य अधिकारी हैं उनके बारे में पहले अधिकरण में वर्णन मिलता है। दूसरे अधिकरण में जो राजा की कार्यपालिका थी, उस कार्यपालिका की ड्यूटीज़ का पता लगता है, कार्यपालिका के कर्तव्यों का पता लगता है। इसके साथ ही साथ एग्रीकल्चर, माइंस, उनका भी जिक्र होता है। तीसरे अधिकरण में राज्य की कानून व्यवस्था का उल्लेख मिलता है कि किस प्रकार से राजा को अपने राज्य में कानून बनाए रखना चाहिए। इससे पहले राजा ही मुख्य न्यायाधीश, मुख्य सेनापति और बहुत सारी उपाधि लिए हुए था, लेकिन चंद्रगुप्त के समय चाणक्य ने विभिन्न पोस्टों को बनाया और ये माना कि एक व्यक्ति के पास उतनी पावर नहीं होनी चाहिए, और इस प्रकार से शक्तियों का बंटवारा कर दिया था और न्यायाधीश अलग बनाए, सेनापति अलग बनाया गया, राजा अलग रहा, और इस प्रकार से ये पूरी की पूरी जो न्याय व्यवस्था थी, कानून व्यवस्था थी, वो तीसरे अधिकरण में हमको देखने को मिली। चौथे अधिकरण में जो अपराध हैं, अपराध को दबाने के लिए जो पूरी चर्चा की गई है कि अगर कोई व्यक्ति टैक्स भी नहीं देगा तो उसको भी मृत्युदंड की सज़ा तक देने का उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही साथ व्यापारी और शिल्पकारों पर किस प्रकार से नियंत्रण हो। 5वें चैप्टर में, 5वें अधिकरण में हमको देखने को मिलता है कि राज्य में जो भी अधिकारीगण हैं उनका वेतन किस प्रकार से दिया जाए, निम्न अधिकारी का वेतन कितना हो, उच्च अधिकारी का वेतन कितना हो, सेनापति का कितना हो। तो ये हमको 5वें अधिकरण में देखने को मिला। छठे अधिकरण में 2 चैप्टर लिखे हुए मिले हैं, जिसमें राज्य के निर्माण के तत्वों का उल्लेख किया गया कि किस प्रकार से एक राज्य के निर्माण में मूल रूप से 7 तत्व होने चाहिए, साप्तांग सिद्धांत, जिसका हम जिक्र करेंगे आगे। और इसके साथ ही साथ राजा की पड़ोसी राज्यों के प्रति किस प्रकार से नीति होनी चाहिए, विदेश नीति की भी इसमें चर्चा मिलती है। तो 6th चैप्टर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसके बाद 7वां जो अधिकरण मिला उसमें विदेश नीति की पूरी डिटेल व्याख्या की गई है, डिटेल्स एक्सप्लेनेशन किया गया है उसका। 8वें अधिकरण में अगर राज्य में प्राकृतिक आपदाएं आ जाएं तो उनसे राजा को किस प्रकार से निपटना चाहिए, तो इसका भी जिक्र किया गया है। 9वें चैप्टर में राजा को किस प्रकार से युद्ध की तैयारी की जानी चाहिए, अगर कोई निम्न राजा है या फिर राजा से कम ताकतवर है तो उससे किस प्रकार से लड़ा जाए, और यदि राजा के समकालीन बराबर का योद्धा है तो उससे किस प्रकार से लड़ा जाए, और यदि राजा से ज़्यादा बड़ा ताकतवर योद्धा है तो उसका सामना किस प्रकार से किया जाए।
तो इसका जिक्र 90वें अध्याय में मिलता है, 9वें अधिकरण में मिलता है। 10वें अधिकरण जो पूरा का पूरा लड़ाई से संबंधित है कि किस प्रकार से राज्य में लड़ाई होती है। 11वें अध्याय में या 11वें अधिकरण में युद्ध विजेता अगर कोई भी युद्ध को जीत जाता है तो उसको अल्पतंत्र मंडल से किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, जो मतलब हार जाता है, या फिर पड़ोसी राज्यों के साथ उसका कैसा व्यवहार होना चाहिए, तो इसका जिक्र 11वें अधिकरण में किया गया है। 12वें अधिकरण में जिक्र होता है कि किस प्रकार से कमजोर शासक को एक शक्तिशाली राजा से अगर युद्ध करना चाहिए तो वो किस प्रकार से युद्ध की नीतियों का पालन करे, कि कमजोर शासक को शक्तिशाली राजा से कैसे निपटना चाहिए। तो इसका पूरा जो वर्णन है, ये पूरा वर्णन 12वें अधिकरण में मिलता है। तो इस प्रकार से अर्थशास्त्र पुस्तक तत्कालीन प्रशासन, कृषि व्यवस्था की मुख्य जानकारी देती है और इसके साथ ही साथ ये एक राजनीति की पुस्तक मानी जाती है क्योंकि इसके सर्वाधिक अधिकरण राजनीति से जुड़े हुए हैं। इसकी तुलना मैकियावली के प्रिंस से की जाती है, जो पश्चिमी दुनिया के एक महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री थे, लगभग 15वीं-16वीं शताब्दी के, जिसका पूरा नाम निकोलो दी मैकियावली है। ये इटली के दार्शनिक थे और इन्होंने राजा के बारे में लिखा कि किस प्रकार से एक राजा को केयरफुल होना चाहिए, उसके पॉलिटिकल इश्यूज़ को लिखा। और इनकी एक कृति जो 1513 में प्रकाशित हुई उसका नाम था द प्रिंस। तो बहुत अच्छा सवाल बनता है आपका कि द प्रिंस किसकी कृति है, तो मैकियावली की है। उसी प्रकार से भारत में भी एक राजा को किस प्रकार से राजनीति करनी चाहिए, जिसका जिक्र हमको अर्थशास्त्र में मिलता है। तो अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं वो चाणक्य हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत का जो मैकियावली है वो चाणक्य को माना जाता है। और पश्चिमी दुनिया के जो मैकियावली, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी या पॉलिटिकल साइंस का जनक माना जाता है, और भारत में राजनीतिक शास्त्र की पुस्तक मुख्य रूप से अगर माना जाए तो वो है अर्थशास्त्र। तो इस प्रकार से पश्चिमी दुनिया और भारतीय दार्शनिकों की तुलना की गई है कि किस प्रकार से 15वीं शताब्दी में, 15वीं-16वीं शताब्दी में मैकियावली प्रिंस ने जो कार्य किया वो भारतीय इतिहास में लगभग 2000 साल पहले ही किया जा चुका था। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि भारतीय इतिहास में जो राजनीति की बातें पुराने समय में दबी हुई थी, वही बातें उठकर जब पश्चिमी दुनिया पहुंची तो पश्चिमी दुनिया के लेखकों ने उसका एक वृहद रूप से वर्णन किया और इतिहास के सामने, या फिर यूँ कहें कि लोगों के सामने उसको पेश किया, और हम उसी को फॉलो करते आ रहे हैं। तो राजनीति का जन्म भारत में हुआ है, यहाँ से उठकर बाहर गया क्योंकि भारत में लोगों ने ध्यान नहीं दिया समय के अनुसार, और पश्चिमी दुनिया से जो राजनीति की व्याख्याएं होने लगी उन्हीं व्याख्याओं को हमने कंटेम्प्रेरी टाइम में स्वीकार किया। तो इस प्रकार से भारत की विस्तृत जानकारी, राजनीति की और अर्थशास्त्र की जानकारी हमको कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलती है। अर्थशास्त्र एक शासन के सिद्धांतों की मुख्य पुस्तक है, जिसमें चाणक्य ने बताया कि राजा के 7 अंग होने चाहिए, यानी राज्य के 7 अंग होने चाहिए, और इसी को कहा गया साप्तांग सिद्धांत। 7 अंग कौन कौन से होने चाहिए, तो एक अंग खुद राजा माना जाएगा, दूसरा अंग मंत्री होंगे कि उसकी कितनी अच्छी कैबिनेट है, तीसरा अंग उसका जनपद होगा जो उसका एरिया है, चौथा कि वो किस प्रकार के दुर्ग में रहता है, किस प्रकार के किले में रहता है, पांचवा उसके पास कितना खजाना है, कितना कोष है, कितनी मनी है, छठा उसकी दंड व्यवस्था क्या है, किस प्रकार से वो दंड देने का प्रावधान रखता है, और सातवां कि उसके मित्र कितने अच्छे हैं या कितने बुरे मित्र हैं, या यूँ कहें कि ताकतवर मित्र हैं या नहीं है। तो इस प्रकार से अर्थशास्त्र में सबसे ज़्यादा जिक्र राजनीति का होता है। तो यदि सवाल बने परीक्षाओं में कि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, तो राजनीति से है। तो ये पुस्तक मौर्यकालीन
पहले शासक चंद्रगुप्त मौर्य के समय लिखी गई थी। तो इस प्रकार से अभी जो हमने जिक्र किया कि अर्थशास्त्र के जो 12 अधिकरण थे, उनमें से मोस्ट ऑफ अधिकरण राजनीति से जुड़े हुए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें अधिकरण नंबर 13 की, कि शत्रु के किले पर किस प्रकार से फतेह हासिल किए जाने चाहिए और जिन क्षेत्रों को राजा ने जीत लिया है उन पर वो शासन कैसे करे, तो इसका जिक्र हमको 13वें अधिकरण में मिलता है। इसके बाद जो 14वां अधिकरण है उसमें गुप्त और रहस्यमय पद्धतियों की चर्चा की गई है कि किस प्रकार से राजा के पास सीक्रेट ऑफिसर्स भी होने चाहिए, जैसे आज CID CBI वाले होते हैं या रॉ। और लास्ट जो अध्याय अधिकरण है 15वां अधिकरण, उस अधिकरण में स्पष्ट किया गया कि किसी काम को सफलतापूर्वक करने के लिए किस प्रकार की विधि या किस प्रकार की तकनीक का सहारा लेना चाहिए एक राजा को। तो इस प्रकार से पूरा जो अर्थशास्त्र है वो 15 अधिकरणों में बटा हुआ है। तो यहाँ से भी एक आपका सवाल बन सकता है कि अर्थशास्त्र के बारे में बेसिक सा अधिकरण पूछ सकते हैं, कितने अधिकरण में बटी हुई है और इसकी खोज, इसके साथ ही साथ कुछ धार्मिक अधिकारी जिनका जिक्र अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है वो मौर्य काल के अधिकारी होंगे, जिनकी चर्चा हम थोड़ी देर में करेंगे। तो इस प्रकार से 12 अधिकरणों में लिखी गई ये पुस्तक, जिसमें लगभग 180 चैप्टर हैं, और ये पूरी की पूरी पुस्तक ताड़ के पत्रों पर लिखी गई है, क्योंकि पहले कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था और भारतीय इतिहास में अधिकांश चीज़ें ताड़ के पत्रों में देखने को मिली। जिसमें अगर हम त्रिपिटकों की बात करें तो त्रिपिटक ग्रंथ भी, विनय पिटक और सुत्त पिटक जो पहली बौद्ध संहिता में लिखे गए थे, वो ताड़ के पत्रों में हमें लिखा मिला है। तो इस प्रकार से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास जन्मे चाणक्य एक किंग मेकर तो थे ही, इसके साथ साथ ही इन्होंने राजा को जिस प्रकार से सलाह दी मंत्री रखने की, इनकी सलाह को सर्वोपरि चंद्रगुप्त ने माना। किस प्रकार से इन्होंने एक राज्य के नियम बनाए कि क्रिमिनल लॉज और सिविल लॉज का निर्माण किया, दीवानी और फौजदारी कानूनों का। और डिप्लोमेसी जो वार की तकनीक है कि कूटनीतिक प्रकार से युद्ध का जो प्रोग्रेस है, प्रक्रिया है, उसका भी हमको जिक्र चाणक्य ने अपने पुस्तक के माध्यम से वर्णित किया गया है। अर्थशास्त्र का लेखन कार्य अधिकांश तक्षशिला में हुआ, जो कि आज गांधार क्षेत्र में एक तक्षशिला शहर के नाम से प्रसिद्ध जगह है। चाणक्य ने बताया कि कार्यपालिका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसमें शक्तियों का बंटवारा 4 भागों में होना चाहिए। एक मुख्य व्यक्ति पुरोहित होगा, जिसका काम सलाह देना होगा राजा को। दूसरा महामंत्री होगा, जो बहुत सारे मंत्रियों के ऊपर होगा। तीसरा मुख्य होगा सेनापति, जिसका मुख्य कार्य सेना को संभालना होगा। और चौथा होगा युवराज, वो राजा के आधे से ज़्यादा कामों को संभालेगा। तो इस प्रकार से ये जो पद हैं ये मौर्य काल में जो बने वो चंद्रगुप्त मौर्य की वजह से ही बने, या हम यूँ कहें कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य के माध्यम से बनाए। इसके साथ ही साथ मौर्य काल में और भी अधिकारियों का जिक्र होता है, जिनमें हम देखें तो जो आज के सिविल सर्वेंट हैं, जो डे बाय डे का प्रशासन संभालते हैं, डे टू डे का, उनको मौर्य काल में अमात्य कहा जाता था। तो ध्यान रखिए, अमात्य सिविल सर्वेंट हुआ करते थे। इसके साथ ही साथ दूसरा मुख्य अधिकारी है जिसका नाम है समाहर्ता, जो चीफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट का इंचार्ज होता था, या हम यूँ कहें कि सारे टैक्सेस या सारे रेवेन्यूज़, राजस्व कर वही संग्रहित करता था, वो समाहर्ता था। इसके बाद अगला मुख्य अधिकारी सन्निधाता, जो चीफ कस्टोडियन ऑफ स्टेट या ट्रेजरी या स्टोर हाउस का हेड होता था। इसके बाद अध्यक्ष की जो अध्यक्ष होता था
उसका कार्य कॉमर्स और इंडस्ट्री को कंट्रोल करना था अधिकारियों के माध्यम से, जैसे कस्टम ड्यूटीज़ हैं, फॉरेन अफेयर्स हैं, या कोई वेट है, या कोई नापतोल का मामला है, तो वो काम अध्यक्ष के अंतर्गत होता था, अधीन होता था। इसके बाद राजुक नाम के अधिकारी का जिक्र होता है। तो राजुक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करते थे, जो पूरे जिले को संभालते थे। इनके नीचे युक्त होते थे एज ए असिस्टेंट, जिसको हम कहेंगे सब ऑर्डिनेट ऑफिसर्स, जो इनके असिस्टेंट हुआ करते थे। तो इन दोनों का मुख्य कार्य प्रशासन को संभालना था। इस प्रकार हम देखें कि जो कौटिल्य ने न्याय की चर्चा की है, तो इन्होंने जिक्र किया कि न्याय दो प्रकार के न्यायालयों के माध्यम से दिया जाएगा। तो दो प्रकार के न्यायालयों का जिक्र मिलता है, जिसमें एक न्यायालय धर्मस्थीय न्यायालय था, जो दीवानी कार्य करता था, जिसका जो मुख्य जस्टिस होता था, जज होता था, जिसको व्यवहारिक कहा जाता था। तो कोर्ट का नाम धर्मस्थीय, कार्य दीवानी, और जज का नाम व्यवहारिक। इसके बाद जो दूसरा मुख्य कोर्ट था, उसका नाम था कंटक शोधन, और इसका मुख्य कार्य फौजदारी नियमों को देखना था, फौजदारी कानूनों को देखना था। और इसके मुख्य जो न्यायाधीश हुआ करते थे, उनको प्रतिष्ठा के नाम से जाना जाता था। तो इस प्रकार से मौर्य काल में कुछ मुख्य अधिकारी हैं, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा साथ साथ, क्योंकि परीक्षाओं में कई बार सीधे शब्दावलियों से सवाल आ जाते हैं। इसके साथ जो ग्राम का मुखिया हुआ करता था, उसको ग्रामणी कहा जाता था, और जो शहर का मुखिया होता था, उसको नागरिक का कहा जाता था। और 10-15 गाँवों के ऊपर जो अधिकारी होता था, उसको गोपा कहा जाता था या गोप कहा जाता था, जो 10-15 गाँव का हेड होता था, ऑफिशियल सुपरवाइजर होता था। तो इसके साथ यानी हम यूँ कहें कि चाणक्य ने एक अच्छे प्रशासन की नींव डाली थी, और राजा को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए, इसके लिए उन्होंने इतने सारे अधिकारियों का पद बनाया। और किस प्रकार से एक निम्न कुल में जन्मा चंद्रगुप्त मगध का राजा तो बना ही बना, और उसका जो राज्य क्षेत्र है वो काबुल तक विस्तारित हो गया था। और जब सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त पर आक्रमण किया, तो चंद्रगुप्त ने अपने गुरु की सहायता से ही उस युद्ध को जीता था। तो इसका जिक्र हम चंद्रगुप्त के पार्ट्स में करेंगे, मौर्य काल के पार्ट्स में करेंगे। अभी हम केवल चाणक्य के बारे में जिक्र करते हैं। तो ये चाणक्य की कहानी है, जिसमें इतिहास, मौर्यकालीन इतिहास चाणक्य के आसपास ही घूमता है। तो इन सारी बातों से हमने ये जाना कि चाणक्य एक महान टीचर तो था ही, उसके साथ एक बहुत अच्छा फिलोसोफर भी था, बहुत अच्छा इकोनॉमिस्ट भी था, बहुत अच्छा एक जूरिस्ट भी था, और बहुत अच्छा एक रॉयल एडवाइज़र भी था। इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई अर्थशास्त्र, जिसमें आज के संदर्भ में हम बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, वेलफेयर स्कीम्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, वॉर स्ट्रेटजी, सब का जिक्र हमको मिलता है। 2011 के आसपास टीवी का एक एपिसोड भी शुरू हुआ, जो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के बारे में वर्णन करता है, थोड़ा बताते हैं। ये इनका जो प्रोडक्शन है वो सागर आर्ट के माध्यम से किया गया है, तो आप इसको भी थोड़ा सा नज़र में ध्यान रखिएगा कि किस प्रकार से कौन सा एपिसोड किस ऐतिहासिक घटना से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से चाणक्य ने संपूर्ण वेदों की शिक्षा के माध्यम से अपने आप को इतना श्रेष्ठ योद्धा बनाया या श्रेष्ठ विद्वानी बनाया, जिसके बिना राज्य को संभालना या राज्य, इतने बड़े राज्य की स्थापना करना मुश्किल था। चाणक्य को चारों वेदों का अच्छी तरीके से ज्ञान था, इसके साथ ही साथ उपनिषद और भी वैदिक साहित्य, जो बहुत बड़ा साहित्य है अपने आप में, सभी का जिक्र था। और जो राजनीति से जुड़े हुए जो पहलू जिन धार्मिक पुस्तकों में लिखे हुए थे, उन सब का इन्होंने भली भांति प्रयोग किया, और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन में इन्होंने उसकी काफ़ी मदद की। इस प्रकार से हम यूँ कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य
को बनाने वाले किंग वो चाणक्य थे, जिनको किंग मेकर भी कहा जाता है। इन्होंने अपने प्रिय विद्यार्थी चंद्रगुप्त के माध्यम से उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर जो आक्रमणकारी भारत पर प्रवेश कर रहे थे, भारत को जीतने का सपना देख रहे थे, ग्रीक यवन वगैरह, उनको रोका और भारत की एकता को दोबारा से स्थापित किया। तो इनका भारत में महत्वपूर्ण योगदान नेशनल यूनिटी का दिया जाता है, राष्ट्रीय एकता का दिया जाता है, कि किस प्रकार से चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व वाले क्षेत्र पर अधिकार किया और पूरे भारत की एक यूनिटी बनाई। तो इस वीडियो में हमने देखा कि पूरा का पूरा जो चाणक्य है, चाणक्य के इर्द गिर्द भारत की राजनीति के बहुत सारे पहलू टिके हुए हैं। इनके जो द्वारा लिखी गई दूसरी जो पुस्तक है चाणक्य नीति, उसमें व्यवहारिक सिद्धांतों की चर्चा की गई है, जिसमें इन्होंने एक सामान्य व्यक्ति के बारे में और अपने मित्र, दोस्त या राज्य के प्रशासन, सब बातों का उन्होंने जिक्र किया है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपके सामने आए हुए हैं उनको आप नोट करिएगा। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य प्रशासन के बारे में, क्योंकि मौर्य प्रशासन के कई पार्ट्स होंगे, जिसमें लगभग 3 या 4 पार्ट के आसपास पूरा का पूरा मौर्य काल आएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद मित्रों।